हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ एंड वी विल बी डिस्कसिंग फिशिंग चैप्टर टुडे। ओके। और इस 2059/2 में हमारे पास चौथा या पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है फिशिंग, और ये एक नेचुरल रिसोर्स है। इसको हम देख चुके हैं, पहले इसका जिक्र आ चुका है वाटर के साथ, और वहाँ पे हमने सस्टेनेबल फिशिंग के अंदर इसको पढ़ा था। अच्छा जी, फिशिंग के बारे में एक आम सी बात है कि जी ये एक प्राइमरी प्रोफेशन है, और बड़े अरसे से जब से दुनिया में इंसान ने अपने काम काज शुरू किए तो उसमें से एक काम ये है कि एक प्राइमरी फंक्शन है, पानी में से मछलियां पकड़ के अपना काम धंधा किया करते थे। इसी तरह माइनिंग, फार्मिंग और फॉरेस्ट्री भी है। ठीक है, तो ये कुछ प्राइमरी प्रोफेशंस में से एक है। नाउ हमको इस चैप्टर में जो चीजें समझनी हैं उनको मैं पहले ही एड्रेस कर देता हूं, ताकि जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आप उनको दोनों को कैटेगराइज करते जाएं। नाउ दोज हु स्टडी विद मी दे नो कि मैं हर चीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, और वो दो हिस्से होते हैं फैक्ट्स, जिनको कोई नहीं हिला सकता, जिनके नाम, लोकेशंस बिल्कुल एक जैसी हैं, वो एज इट इज हैं, वो फैक्चुअल रहेंगे। दूसरे हैं इम्पैक्ट्स, जो इम्पैक्ट्स इन फैक्ट्स की वजह से मेंटेन होते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, कोई एस्पेक्ट बढ़ता है कहीं कम हो जाता है। ठीक है, जिनको हम देखते हैं। पहली चीज इस चैप्टर में फिशिंग के हवाले से जो हम देखेंगे, दैट फिशिंग एज अ सिस्टम, उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। फैक्ट में जाएगा हमारे पास इनपुट्स, methods, outputs, and what kind of fishing we have, what types of fishing we have, and How कौन is कौन सी fishing done? लोकेशंस पे हैं, एग्जैक्टली कौन कौन सी लोकेशंस पे हैं फिशिंग की जा सकती है। ठीक है, ये होंगे हमारे फैक्ट्स। ठीक है, देन इन फैक्ट्स का फिर हम इम्पैक्ट देखेंगे कि लाइफस्टाइल किस तरह का है इन लोगों का जो फिशिंग करते हैं, इकोनॉमी कैसी है इन लोगों की। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो कैसी है, और प्रॉब्लम अगर है तो उसकी सोल्यूशन क्या है, और कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ है तो उसको भी ज़रूर देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको इस चैप्टर के अंदर लेके चल रहा हूँ फिशिंग एज अ सिस्टम के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, हम जब भी कोई चीज़ करने जाते हैं तो भाई हमें सबसे पहले पता चलता है कि भाई कोई ना कोई सिस्टम होता है जिसके बारे में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट है, तो इनपुट के लिए सबसे पहले हमें वाटर बॉडी चाहिए, कोई समंदर चाहिए, कोई दरिया चाहिए। वी शुड हैव काइंड ऑफ सी और रिवर जहाँ पे हम जाके फिशिंग कर सकें। अब हम रोड पे तो फिशिंग कर नहीं सकते, ठीक है ना। एंड वी नीड अ लेबर जो कि फिशरमैन होगा। फिर हमें कैपिटल और इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हम इतना इन्वेस्ट कर लें कि हमारे पास एक बोट हो और कुछ टूल्स हो। तो हैंडमेड नेट्स काइंड ऑफ अ टूल है, वुडन बोट हमारे पास बोट है, सेलिंग बोट्स भी हो सकती हैं, आइसिंग बकेट्स चाहिए होते हैं हमें, क्योंकि मछली पकड़ने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए हमें स्टोर करना होता है जब तक हम वापस नहीं आ रहे। ठीक है, अगर वापस आके फौरन बेचनी है तो फौरन बेच देंगे, वरना हमें कोई आइसिंग का बड़ा पीस चाहिए होगा जिसमें हम उसको स्टोर कर सकें ताकि वो ख़राब ना हो। इसी तरह हमें गिल नेटर्स चाहिए, हमें मैकेनाइज्ड बोट्स चाहिए, हमें कैंस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, और वैक्सीनेशन चाहिए है मछलियों की। जी हाँ, ये आप आज सुन रहे हैं कोरोना की वैक्सीन, ये मछलियों को भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है ज़रूरत, ये फिश फार्म्स में होती है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फिश फार्म्स कैसे हैं, किस तरह डेवलप होते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सॉल्ट हमें चाहिए होता है फॉर प्रोसेसिंग, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए। ठीक है, बाकी कैंस वगैरह आपको ये पता है कि मार्केट करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने इनपुट का नाम दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जैसे कैचिंग और हार्वेस्टिंग के लिए हमें प्रोसेस में इस्तेमाल करने हैं सारी चीज़ें। फीडिंग में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। फिर वैक्सीनेशन की बात आई, वैक्सीनेटिंग की बात हो रही है। रेफ्रिजरेटिंग के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा। गटिंग जिसको क्लीनिंग कहते हैं, जो आप खाल वाल उतारना कहते हैं जिसको, उसके लिए वो एक प्रोसेस है हमारा। फिर कैनिंग एक प्रोसेस है, उसमें डब्बों में रखना। ठीक है, ब्रीडिंग भी एक प्रोसेस है, ये फिश फार्मिंग में एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सॉल्टिंग जैसे कि अभी पहले बात की, उसमें ऊपर लिखा हुआ भी है फॉर प्रोसेसिंग। सबसे आखिर में तुम्हारे पास आउटपुट क्या आता है भाई, फिश और फिश का प्रोडक्ट। ठीक है,
या तो तुम्हें पूरी की पूरी मछली मिलती है और तुम एज इट इज बेच देते हो, या तुम फिर उसका कोई प्रोडक्ट कर देते हो, उसको काट पीट के किसी ना किसी शेप में कर देते हो, उसको सेल आउट करते हो। ये तो वो बेसिक चीजें हैं जो तुम जानते हो, ठीक है। इवन कभी किसी के साथ मछली लेने गए हो तो देखी भी होंगी ये सारी चीजें। अब चलते हैं उस कॉन्सेप्ट के लिए जो कॉन्सेप्ट है तो बहुत इजी, ठीक है, लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट वी हैव सबसिस्टेंस वर्सेस कमर्शियल फिशिंग, ठीक है। ये सबसिस्टेंस जो है, ये वर्ड मिक्स हो जाता है सस्टेनेबल के साथ, ठीक है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन वन फाइन डे अ स्टूडेंट केम टू मी एंड सेड कि सर वो सस्टेनेबल फिशिंग क्या होती है और वो सबसिस्टेंस फिशिंग क्या होती है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। मैंने उसको कहा इसमें कंफ्यूजन की तो कोई बात नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। उसने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, ये एस यू से मैं दोनों से घबरा रहा हूँ। मैंने कहा चलो फेयर इनफ, मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसिस्टेंस फिशिंग यहाँ लिखी है वर्सेस द कमर्शियल फिशिंग। तो कमर्शियल फिशिंग तो याद है ना, कमर्शियल फिशिंग से सबसिस्टेंस फिशिंग याद रख लेना। कमर्शियल फिशिंग वो है जो तुम मछली पकड़ के बेच रहे हो मार्केट में, ओके, द वन यू आर सेलिंग इन द मार्केट, वो कमर्शियल फिशिंग है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट सबसिस्टेंस फिशिंग? ये वो सबसिस्टेंस फिशिंग है जो तुम अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू डू इट फॉर द कमर्शियल रीजंस। तुम्हें सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, या अपने जिंदा रहने के लिए, या इन माय ओन टर्मिनोलॉजी अपने पापी पेट को पालने के लिए तुम एक फिशिंग का सहारा ले रहे हो कि आज खा ली, कल खा ली, फिर उसके बाद रख ली, ठीक है। तो ये सबसिस्टेंस है। अगर आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट में देखें क्या लिखा है मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। फॉर होम यूज और फैमिली यूज, ठीक है। कोस्टल लाइन पे की जाती है ज़्यादातर, ठीक है, और लेस कैपिटल इज इन्वॉल्व्ड इन इट बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, एंड ट्रेडिशनल मेथड्स आर यूज, सेलिंग एंड वुडन बोट्स यूज होते हैं, ठीक है, समंदर में ज़्यादा आगे नहीं जाया जा सकता। आइस बकेट्स होती हैं, फैमिली लेबर होते हैं, घर के ही 2-4 लोग होते हैं जिनको मछेरा बना के वो आगे इनहेरिट नॉलेज को परसू करते हैं। अच्छा, कमर्शियल में क्या होता है? कमर्शियल की जाती है फॉर सेल पर्पस, ठीक है। ज्यादा मछली पकड़ते हैं, ठीक है, वो ले आते हैं भाई, बिलावल वाला जुमला, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, तो ज्यादा मछली पकड़ेंगे तो ज्यादा बेचेंगे, ठीक है। तो ये बेचने के लिए पकड़ी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके पकड़, इस मछली जो कमर्शियल है इसमें बेसिकली टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का भी हाथ है, ठीक है। जिसके पास अच्छी बोट होगी वो समंदर में आगे भी जा सकता है और ज्यादा मछलियां भी पकड़ कर ला सकता है, ठीक है। ये बात याद रखो, जिसके पास कश्ती अच्छी है, जिसके पास बुरी कश्ती है या मीडियोकर कश्ती है, वो समंदर में आगे तो जा सकता है, वापस आना जरा मुश्किल है उसका, ठीक है। ये बात समझ रहे हो। और कुछ जिनके पास कमर्शियल इक्विपमेंट्स होते हैं वो चले भी जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, बिकॉज उनके पास अच्छी इक्विपमेंट होती है, अच्छी बोट होती है, और उनके पास हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट होता है, इसकी वजह से उनके पास कैपेसिटी इनहेंस होती है, और वो समंदर में आगे 50-60 मीटर किलोमीटर जा भी सकते हैं आगे ऑफशोर से, और ज़्यादा नंबर ऑफ फिशेस पकड़ कर ला सकते हैं। मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं, उनकी फिश बोट्स में इंजन होते हैं, गिल नेटर्स होते हैं, स्किल्ड लेबर होता है, चिलर होता है, नायलॉन के नेट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ कर ला के बेचते हैं, ठीक है। अब ये दो चीजें हमारे पास, देखो यहां पर मैं बताता चलूं दोबारा, सबसिस्टेंस वो है जो इंसान अपने जीने मरने के लिए कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, उसमें कोई कमर्शियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, ओके। कमर्शियल एस्पेक्ट कौन सा है? जिसमें वो बेच रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। यहां तक तो क्लियर है ना ये दोनों चीजें? अब मैं इसमें सस्टेनेबल बताऊं। यस सर। देखो, जो कंफ्यूजन लाया था ना वो लड़का मेरे पास, वो मैं तुम्हें बता देता हूं, फिर तुम्हें लगेगा कि कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है। सबसिस्टेंस वो है जो अपने घरेलू पर्पस के लिए वो कर रहा है, ठीक है। सस्टेनेबल फिशिंग वो होती है, सस्टेन का मतलब है मेंटेन करना या कंट्रोल में रख के, ठीक है। तुम्हें सूरज की हवा, पानी, और सूरज की किरणें, हवा, पानी, ये सब फ्री में मिलता है, ठीक है, जितना इस्तेमाल कर लो कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हें मछली या कोई सॉइल में कोई वेजिटेशन वगैरह वाली चीजें अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो
लिमिटेड टाइम पे अगर तुम अनलिमिटेडली इस्तेमाल करोगे तो एक ना एक वक्त आएगा कि वो खत्म हो जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि तुम मछलियां पकड़ने गए, तुमने 1 महीने मछली पकड़ी, 2 महीने पकड़ी, 3 महीने पकड़ी, इस तरह करके तुमने 10-12 महीने मछली पकड़ ली। लेकिन इन 10-12 महीनों में से 1 महीना ऐसा है जिसमें मछलियां अंडे बच्चे देती हैं और तुमने जाके वो अंडे बच्चे भी पकड़ लिए। अब जिस महीने तुम वो अंडे बच्चे भी पकड़ कर ले आओगे, ठीक है, मछलियों के साथ, तो क्या अगले महीने जब तुम जाओगे तो तुम्हें ज्यादा मछलियां मिलेंगी कि कम? सर लेस मिलेंगी ना। जाहिर सी बात है लेस मिलेंगी, क्योंकि तुम होने वाली आबादी को भी अभी से पकड़ कर ले आए थे। समझ रहे हो? जी सर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्या मतलब, जिन्होंने बाद में बड़ा होना था, जिसको तुमने अगले महीने पकड़ना था, तुम इसी महीने पकड़ कर ले आए। तो इस तरह तुम अपनी फिशिंग को सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो सस्टेनेबल फिशिंग ये है कि तुम उन महीनों में रुकोगे जिन महीनों में उनकी शादियां चल रही हैं, उनके अंडे बच्चे चल रहे हैं, उनकी प्री नर्सरी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। उन महीनों में तुम नहीं जाओगे, उनके बच्चों को नहीं लेकर आओगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कि तुम मुर्गी खाते हो, तुम चूजे तो नहीं ज़िबा करवाते ना जाके, ठीक है। तुम नहीं सर। चूजों को नहीं करते ताकि वो अगले दिन बड़े हो जाएं, तो फिर जब बड़े हो जाएं तब उनको मुर्गी बना के खाओ, ठीक है ना। इस तरह तुम्हें उन मछलियों को भी सस्टेन करना होगा। तो ये सस्टेन का मतलब ये है कि वक्त का अपनी रिसोर्स का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें, खासकर उस वक्त कि वो कहीं खत्म ना हो जाए, ठीक है। जैसे हमारे पास सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री की मिसाल है कि हम फॉरेस्ट काटते हैं, और जैसे ही फॉरेस्ट, अगर हम सारा वक्त फॉरेस्ट काटते रहे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। तो हमने करना क्या है, जिस वक्त हमने फॉरेस्ट काटा उसी वक्त रीफॉरेस्टेशन कर दें उसकी, ताकि कुछ अरसे बाद जब वापस आए तो वो दरख्त हल्का फुल्का बड़ा हो चुका हो, ठीक है। ये बात शायद हम पहले फॉरेस्ट के चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वो चीज थी। आगे चलते हैं। अभी हमारे पास इन दो काइंड्स के साथ साथ हमारे पास दो टाइप्स आ रही हैं कि कमर्शियल फिशिंग और सबसिस्टेंस फिशिंग को हमने देखा। वो हमारे पास कहाँ कहाँ होती हैं और किस किस तरह हम कर सकते हैं। वो हम दो जगहों पर कर सकते हैं, एक मरीन और दूसरा इनलैंड, ठीक है। ये मरीन से तो मरीन ड्राइव तुम्हें याद आ गया होगा, और इनलैंड से मैंने तुम्हें पहले बताई थी ये बात कि इनलैंड फिशिंग का मतलब है वो कि ज़मीन के आसपास वाले इलाके। अब ज़मीन के आसपास कहाँ पानी होता है, या वो लेक्स होते हैं, या वो रिजर्वायर्स होते हैं, या वो रिवर्स होते हैं, ठीक है। ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। डैम्स बराजेस से पानी छोड़ा जाता है तो वहां पे भी हमें ये चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, मरीन को पहले देख लेते हैं। मरीन में बात हो रही है कि ये चीज समंदर में प्रैक्टिस होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास समंदर कहाँ है भाई, हमारे पास बलूचिस्तान के पास मकरान कोस्ट, ठीक है, और सिंध में हमारे पास कराची कोस्ट या सिंध कोस्ट, इस तरह आप कह सकते हैं उसे। both are the both the patterns are used here, commercial and the subsistence। लोकल मार्केट में भी बेची जाती है मछली और इंटरनेशनल मार्केट में भी बेची जाती है, खासकर एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मेथड्स आर यूज्ड। रिलेटिवली लेस लेबर इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू द इनलैंड, ठीक है। इनलैंड में जरा ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और बट मोर कैच एज कंपेयर टू द इनलैंड। ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं इनलैंड में, लेकिन यहाँ ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं, ठीक है। समंदर है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज जो आखिरी लाइन है ये तुम लोग पढ़ोगे और फिर तुम लोग इसको याद रखोगे। पढ़वाने का तरीका मतलब ये है कि ताकि इसको याद रखो, ठीक है। पढ़ो आखिरी लाइन, इसमें क्या है, कैचेस आर sharks, ओके। drums, catfish, ray, croakers, herrings, skids। ये जो नाम है ना, कम से कम इसमें से 3 जरूर याद रखना, ठीक है, किसी भी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा कभी ना कभी विद द रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट पेपर्स। वो तुम्हें 6 नाम दे देगा, कहेगा इसमें से मरीन अलग करो और इनलैंड अलग करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें आसान जबान में बताऊं क्या मतलब कहने वाला हूं मैं, क्या मतलब है मेरी इस बात का। इस बात का मतलब यह है कि मीठे पानी की मछली अलग करो और समंदर के नमकीन पानी की मछली अलग करो। अगर कोई मछली खाता है तुम लोगों में तो ये बात तुम लोगों को अंदाजा होगी, ठीक है, कि मीठे पानी की मछली का टेस्ट अलग और समंदर की मछली की बात ही अलग होती है, ठीक है।
दोनों का ब्रॉटअप ही डिफरेंट है। अब यहां पर वो तुम्हें 6 नाम दे देगा, 6 नाम में से तुम्हें 3 अलग करने होंगे, 3 अलग करने होंगे, तो उसमें कैटेगराइजेशन उसी वक्त आसान हो सकती है जब तुम्हें ये पता हो कि शार्क इनलैंड है या मरीन है। तो इसमें तो तुम्हारी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि शार्क तुमने समंदर में ही देखी है जब से भी बचपन में तुमने कार्टून देखे हो या फिल्म्स देखी हो। लेकिन ड्रम्स, कैटफिश, रे, क्रोकर्स, हेरिंग, स्केट्स, ये किसी ना किसी तरीके से याद कर लेना। वो जो मैंने 4-5 तरीके बताए हैं उनमें से कोई सा भी अप्लाई करके इसको याद कर लेना। नाउ मूविंग टू द इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग कहाँ प्रैक्टिस होती है? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, रिजर्वायर ऑफ डैम्स एंड इंक्लूड्स इनलैंड फिश फार्मिंग। फिश फार्म्स भी इनलैंड फिशिंग में आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मछलियां यहाँ से पकड़ी जाती हैं वो थोड़ी रेयर होती हैं। तो क्या करते हैं लोग कि उनके रेयर स्पीशीज को ब्रीड करने के लिए, ताकि ये इन्हांस कर सकें इसकी कैपेसिटी और बाद में बेचें इसको, तो उनकी ब्रीडिंग करा के इनलैंड फिश फार्मिंग करते हैं उसकी। और फिश फार्मिंग भी इनलैंड का एक हिस्सा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है रिजर्वायर्स ऑफ मंगला एंड तरबेला डैम्स, ठीक है, जिसमें हलेजी लेक्स का भी हवाला दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की जगहें हैं जहां पर ये काम किया जाता है, इनलैंड फिशिंग, ठीक है। इनलैंड फिशिंग में एक हिस्सा फिश फार्मिंग का भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास अभी तक समझ आ रहा है भाई? कोई मसला है तो बताओ अभी। नो सर। नो सर। ओके, इट इज यूज्ड नो सर। बोथ कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फिशिंग, ठीक है। दोनों की जाती है इसमें, कमर्शियल भी होती है और सब्सिस्टेंस भी होती है। अच्छा, ज्यादातर कमर्शियल के आगे ओनली लोकल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो कमर्शियली ये बिकती हैं ये ज्यादातर एक्सपोर्ट नहीं होती, ये ज्यादातर डोमेस्टिक मार्केट में बिकती हैं, ठीक है। लेस कैच ड्यू टू द लेस क्वांटिटी इन रिजर्वायर्स बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। बहुत कम क्वांटिटी पकड़ी जाती है क्योंकि रिजर्वायर से आ रही होती है और ट्रेडिशनल मेथड होता है, तो कोई ज्यादा इसमें मछलियां पकड़ी नहीं जाती। अब यहां पर पॉइंट समझने वाला है, मोर लेबर इज रिक्वायर्ड। हाँ बोलो सर, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज फॉर बोथ कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस, तो सर ये इट क्या है? इट जो है इसमें ये फिश उसको कह रहे हैं, इनलैंड फिशिंग यूज होती है बोथ कमर्शियल और सब्सिस्टेंस के लिए, दोनों। कमर्शियल में या तो वो बेच रहा होगा, ठीक है, या वो फिश फार्मिंग कर रहा होगा, ठीक है, या वो फिश फार्मिंग कर रहा होगा या वो कमर्शियल कर रहा होगा, ठीक है। और अगर वो सब्सिस्टेंस कर रहा है तो वो अपने जिंदा रहने के लिए कर रहा होगा। कोई फार्मर होगा, उसकी खेती बाड़ी नहीं चल रही होगी, वो करीब रहता होगा, डैम में से 2 मछलियां पकड़ के खा लेता होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। यहां मोर लेबर इज रिक्वायर्ड की जो बात लिखी है उसमें बता रहे हैं मोर लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर फिश कैचिंग, मोर पीपल लिव नियर रिजर्वायर्स, बहुत सारे लोग रहते हैं उस जगह क्योंकि वहां से फार्मिंग भी आसानी होती है, रिजर्वायर के करीब पानी की अवेलेबिलिटी होती है, हमने पहले पढ़ा है इसमें। पीपल नीडेड फॉर हैचरीज, ठीक है, ये फिश फार्मिंग के हवाले से बात हो रही है। फॉर फीडिंग ऑन इनलैंड फिश फार्मिंग, ठीक है, वही बात आ गई। वो फॉर वैक्सीनेशन, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि उनको इंजेक्शन लगा रहे होंगे आप, ठीक है। उनको, जो आपने कभी मछलियां पाली, आप छोटा छोटा दाना डालते हैं उसको, यस। तो वो जो दाना होता है ना, उसी तरह का दाना दवाई की तरह होता है, तो उस तरह की दवाइयां भी दी जाती हैं, ठीक है, जिससे उनकी बीमारियां वगैरह या उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है, जिससे उनकी ब्रीडिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं जिसमें हमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, फिर उसकी हैचिंग के लिए, फीडिंग के लिए, उसकी वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि पूरा एक फार्म बनाया हुआ होता है तो लोगों की जरूरत पड़ती है लोगों को, ठीक है। इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पड़ती होगी क्योंकि हमें पता है ये लोकली बेची जाती है, ठीक है, तो लोकली शॉप्स पे जाने के लिए किसी ना किसी को तो बेचना पड़ता होगा ना। अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है क्योंकि ये चीज मैं भी तुम्हें वर्कशीट के हवाले से भेजूंगा। कैचेस आर ट्राउट, रहू, थल्ला, पल्ला, ग्रास, क्रैब, सिल्वर। ये नाम तुमने याद रखने हैं ताकि तुम डिस्टिंग्विश कर सको इसको सी से कैच होने वाली मछलियों से, ठीक है। इसको एक नजर देख लेना, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो समझने वाली चीज, सर, हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि जरूरी तो नहीं है, क्या कहते हैं, सिर्फ यही मछलियों के नाम लिख के हम लोग कोई और मछलियों के नाम भी लिख सकते हैं?
वो मिलती होंगी वो लिख दो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो जो नहीं है वो लिख दिया। यस सर। तुम्हारी किताब में जो मेंशन है वो मैंने क्या कोशिश की है कि मेंशन कर दूं, अगर कोई और रह गई है तो जरूर लिख देना, ठीक है। अब ये ना हो कि तुम कहो कि वेल पकड़ लेते हैं हम। ठीक है। नाउ मूविंग टू द सिंध वर्सेस मकरान कोस्ट। यहां पे तुम्हें बात समझनी है और यहां पर समझने के लिए मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा गूगल मैप पे, ठीक है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? नहीं नहीं सर ना? गूगल मैप्स वाली नहीं आ रही। हाँ मैं अभी नो सर नहीं है। पूरी पूरी स्क्रीन करता हूं मैं, रुको। अब आ रही होगी मेरे ख्याल से, अब आ रही है। यस सर अब आ रही। ओके। यस सर। अच्छा अब देखो, जो बात मैंने समझानी है ना तुम्हें, पहले मैं वो तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा हमारे पास यहाँ से 5 मिनट रह गए हैं, तो इस सेशन को हम यहीं कॉल ऑफ करेंगे। थोड़ी देर बाद मैं जल्दी से तुम्हें वो डॉक्यूमेंट दिखा दूं ताकि डॉक्यूमेंट पे जो लिखा है वो तुम्हें यहाँ समझ आए। जल्दी से पढ़ो। देखो एग्जाम्पल इज अ कराची पोर्ट, ठीक है। इट हैज लेस कोस्टल एरिया विच इज 30% ऑफ द टोटल कोस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये 30% टोटल कोस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तुम्हें समझाना है इधर, ठीक है। अब यहाँ देखो, तुम्हारे पास यहां से ये गवादर है, ठीक है, और यहां से तुम्हारे पास ये कराची का एंड यहां तक केटी बंदर के पास, ये जहां पे मेरा यहाँ पे नजर आ रहा है केटी बंदर जहां मैं कर्सर कर रहा हूँ, ये सारी जगह तक तुम्हारे पास सिंध का कोस्ट है, कराची से लेके यहाँ तक। ये देखो यहां से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये 30% है, ठीक है। तो तुम्हारे पास बाकी जो बच गया वो कितना परसेंट है, यहां से पूरा गवादर तक, जहां पे मैं अपना कर्सर लेकर जा रहा हूं बार बार। मैंने जरा सैटेलाइट व्यू ऑन किया है, उससे अंदाजा हो जाएगा तुम्हें। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। ओके, देखो गवादर से कराची तक ये 70% हिस्सा है पाकिस्तान की कोस्टल लाइन का, जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। और कराची से ये जो छोटा सा डॉट नजर आ रहा है तुम्हें, ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ से ये कराची से ये वाला हिस्सा, ये 30% है। अभी तक ये 30% तुम्हें रेवेन्यू जनरेट करके देता है रिगार्डिंग फिशिंग एंड दी पोर्ट्स एज वेल। आइडिया सारा ये है इसमें कि ये कराची से ऑनवर्ड्स, यहाँ से यहाँ तक, गवादर से आगे जिवानी तक तुम्हारे पास पोर्ट्स और फिशिंग इंडस्ट्री इतनी वायबल हो जाए कि वो तुम्हें मजीद 70% जिसको तुम यूज नहीं करते आ रहे पहले से, वो तुम्हें फ्रूटफुलनेस देना शुरू कर दे, ठीक है। अभी तो सिर्फ 30% से तुम्हारी कमाई हो रही है, 70% तुम कमा ही नहीं रहे, ठीक है। आइडिया ये है कि 70% को कंस्ट्रक्ट कर लो, डेवलप कर लो और वहां से भी जनरेट करो, तो डेफिनेटली वो इतना जबरदस्त हो जाएगा ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कि वो 30% से आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो है ही 70%। समझ आ रही बात? यस सर। अब मैं वापस डॉक्यूमेंट की तरफ लेकर जाता हूं, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान में मोर आउटपुट ड्यू टू दी मोर क्रीक्स, नेचुरल लेबर, मोर यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स। ये कराची सिंध की बात हो रही है, सिंध की तरफ। और डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, जो भी पकड़ते होंगे चीजें वो ट्रेड के लिए आगे भेज देते होंगे, ठीक है। वाया रोड भेज देते होंगे, वाया रेलवेज भेज देते होंगे, या फिर डायरेक्ट जैसे ट्रांसपोर्ट के बारे में आ रहा है कि वाइड शैलो सी, मोर कॉन्टिनेंटल शेल, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन इंडस। अब हमारे पास डेल्टा के हवाले से बात आ रही है कि बेटर प्रोसेसिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जब यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंध के फायदे वाली, कि सिंध में क्या क्या अवेलेबिलिटीज हैं चीजों की, तो इसका मतलब मकरान में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, है ना, क्योंकि वो डेवलप नहीं है। अब हम यहाँ पे मकरान को देख रहे हैं, हमारे पास आखिरी 3 मिनट हैं, जल्दी से देखते हैं इसको। यहां पर देखो कह रहा है कि फिशिंग सेंटर्स आर जिवानी, उर्मारा, पसनी, गवादर, ठीक है।
more area, example 70% of the total area, coastal area of Pakistan, however less output due to the poor infrastructure. इसका मतलब poor methods होंगे, ट्रेडिशनल मेथड्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर फिश पकड़ भी ली जाती होगी ज्यादा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मसला होता होगा. देखो पहला चीज लिखा ही ट्रांसपोर्ट है, लैक ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ एजुकेशनल सेंटर्स फॉर ट्रेनिंग स्किल्स. कराची में अगर पोर्ट है तो वहां पे सीखने सिखाने की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी लोगों के लिए, ठीक है. जो इंस्टीट्यूट या जो ऑर्गेनाइजेशन वहां काम कर रही होगी वो लोगों को, वहां लोकल लोगों को सिखा देती होगी चीजें कि यार ये मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं करते, ऐसी चीज को पकड़ते हैं, ठीक है. थोड़ा स्किल सिखाते होंगे. प्लस फ्रेश वाटर नहीं होता वहां पे बाद में प्रोसेस करने के लिए, ठीक है. फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वहां पे मजीद प्रोसेसिंग के लिए. सबसे बड़ी बात, लैक ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू द मार्केट्स. हाँ भाई फिश आ रही है मार्केट में कि नहीं आ रही, तुम ओवर द फोन बता सकते हो लोगों को कि सप्लाई है कि नहीं है, ठीक है. फिर ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड यूज होते हैं. एंड लेस कॉन्टिनेंटल शेल, लेस शैलो सी, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पर जो मैं इम्पैक्ट और उसकी बात कर रहा था, तुम्हारे पास फैक्ट था कि मकरान कोस्ट 70% है और सिंध कोस्ट 30% है. तुमने उसमें से जो अभी तुमने पढ़ा है, रोड्स की लैक, ये फलाना लैक, ये लैक, सारी चीजें लैक, क्या ये इम्पैक्ट नहीं है, क्या ये प्रॉब्लम्स नहीं है? हैं सर. Yes, क्या sir. इनका है. सोल्यूशन निकाल लोगे वही वाला कि गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन द रोड्स फॉर बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गवर्नमेंट शुड एजुकेट दी, enhance the educational centers for training skills, वही सारी बातें नहीं आ जाएंगी यहाँ. गवर्नमेंट की Government should इन्वॉल्वमेंट provide capital for Exactly. better infrastructure. Exactly. Now I have the last minute. Let me make this point very clear. यहाँ पर तुम्हारे पास वही सारी चीजें आएंगी जो गवर्नमेंट के हवाले से हैं, ठीक है. क्या गवादर में सारी चीजें गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही? क्या गवादर नहीं बदल रहा? तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी किताब चेंज हो जाएगी कुछ सालों में, Yes, sir. हो रहा है. ठीक है ना. अभी तुमने वो क्रिकेट स्टेडियम वाली कहानी देखी होगी ना. Yes, sir. कोई सोच सकता है कि वहां ऐसा हो सकता है, इसका मतलब हो रहा है वहां, ठीक है. सो ये सेशन इतना ही. अगले सेशन में थोड़ी देर बाद मिलते हैं ताकि उसमें इनलैंड फिशिंग और आगे मजीद मेथड्स को देखें. ये कॉल अभी मैं काट रहा हूँ, ठीक है, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद. यूट्यूब वालों देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों को, और बताओ कि मैंने यहाँ चैनल से बहुत कुछ सीखा, अगर तो सीखा है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.